नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, पॉलिटी के लिए हमने जो सीरीज शुरू किया था कि मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट के माध्यम से करेंगे और इसी चैप्टर को इवनिंग में एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो बच गया है अधिनियम, दो अधिनियम बच गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसको करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के जो संवैधानिक अधिनियम थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं जो बचा हुआ अधिनियम है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उद्देश्य से शुरू करेंगे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में अधिक स्वायत्त, विकेंद्रीकृत और उत्तरदायी बनाना, साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण को संरक्षित रखते हुए प्रशासनिक ढांचे को नया रूप देना। अब देखिए, इस अधिनियम का मुख्य जो उद्देश्य था कि भारत में शासन को ना थोड़ा और ज़्यादा स्वायत्त और उत्तरदायी और विकेंद्रीकृत करना। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण ना अपने हाथ में ही बनाए रखा। भले ही इसका मतलब उद्देश्य हो कि सत्ता को ना थोड़ा सा विकेंद्रीकृत, थोड़ा सा स्वायत्त, थोड़ा सा उत्तरदायी बनाना है, लेकिन सत्ता को अपने हाथ में ही ये पूरी तरीके से रखे रहे। अब चलिए प्रमुख प्रावधान को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब इसका आप देखेंगे पॉइंट कि द्वैध शासन प्रणाली को ना समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता लागू कर दी गई। अब देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में ना पूर्ण स्वायत्तता लागू कर दिया गया। अर्थात पहले प्रांतों में आप देखेंगे कुछ विषयों पर गवर्नर और कुछ विषयों पर भारतीय मंत्री के माध्यम से शासन चलाया जाता था। लेकिन इस प्रकार का जो द्वैध शासन था ना, अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई और प्रांतों को ना यहाँ पे पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछेगा कि द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, संघीय शासन प्रणाली की परिकल्पना, ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासतें। अब देखिए, हालांकि देसी रियासतें ना शामिल नहीं हुई। अब देखिए, यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत में एक संघ बनना चाहिए जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी शामिल हो, देसी रियासतें भी शामिल हो और मिलकर ना एक सरकार बनाने का मतलब प्रयास। पर आप देखेंगे ना कि यह कभी भी लागू नहीं हो पाया। यथार्थ में इसको असली जामा नहीं पहनाया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, केंद्र और प्रांतों के बीच तीन सूचियां बनी। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। पहला संघ सूची, दूसरा प्रांत सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय विधानसभाओं को सभी विषयों पर स्वतंत्र कानून का निर्माण का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, प्रांतीय जो विधानसभा था, इनको आप देखिएगा ना कि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं को सभी विषयों पर स्वतंत्र कानून निर्माण का अधिकार दिया, तो आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में भी द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव, पर वास्तव में लागू नहीं हो सका। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए, जैसे द्वैध शासन प्रांतों में था, वैसा ही आप देखेंगे केंद्र में भी द्वैध शासन लागू करने की बात की गई थी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन देखेंगे ना कि व्यवहार में यह लागू नहीं हो सका। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि स्पष्ट रूप से केंद्र के अधीन रखे गए। अब देखिए, रक्षा हो, चाहे संचार हो, चाहे विदेशी मामले हो, इन जैसे तमाम प्रमुख विषयों को ना केंद्र यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन ही रखने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंचाइज अर्थात मतदान अधिकार में मतदान की प्रक्रिया में आंशिक विस्तार किया गया। आप देखेंगे ना, केवल 10% मतलब लोगों को ही अधिकार दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको ऐसे समझिए, केवल 10% पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार मिला। महिलाएं और बाकी जनता को इस अधिकार से वंचित ही रहना पड़ा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि मतलब किस अधिनियम के तहत 10%
मतलब लोगों को मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1935। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें महिलाएं और को ना मतलब शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आरक्षित कोटिया और पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रखी गई। मतलब आप देखेंगे ना कि दलित को भी, मुस्लिम को भी, सिख आदि के लिए सीटें आरक्षित रखी गई। मतलब पहले शुरू में 1909 में आप देखेंगे मुस्लिमों के लिए था, लेकिन 1919 1935 में ना ये बढ़ते गया। आप देखेंगे दलित, मुस्लिम, सिख आदि सभी के लिए सीट आरक्षित रखी गई और उनका ना अलग अलग चुनाव जारी रहा, जिससे आप देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ, एकता के बजाय क्या बढ़ा, विभाजन की प्रक्रिया मतलब जारी रही। मतलब विभाजन का जो थॉट है ना वो बढ़ता गया समाज में। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां दी गई जो सीधे ब्रिटिश सरकार के उत्तरदायी थे। अब देखिए, अब इसको आप ऐसे समझिए, प्रांतीय गवर्नर को ना बहुत अधिक कार्यपालिका शक्तियां दी गई। आप देखेंगे वे सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करते थे, भारतीय मंत्रियों के प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग जब इसके प्रावधान को कर लिए तो अब इससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे, मतलब 1935 के अधिनियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत अधिनियम था। 331 धाराएं और 13 अनुसूचियां थी। अर्थात आप इस चीज़ को ना याद रखिएगा कि अब तक का जब जब से मतलब एक्ट बनना शुरू हुआ, मतलब संवैधानिक अधिनियम, उस समय से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा कि 321 धाराएं और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की अनेक विशेषताओं की नींव यहीं से रखी गई, जैसे 3 सूचियां। आप देखिए संघीय ढांचा, प्रशासनिक शक्तियों का वितरण। अब देखिए 3 सूचियों को आप ले लीजिए, जैसे कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अभी भी देखिएगा भारतीय संविधान में है। आप देखेंगे संघीय ढांचा, शक्तियों का विभाजन जैसी बातें इसी अधिनियम से लिया गया, जो आगे चलकर ना भारतीय संविधान में शामिल हुआ। यदि आपसे पूछेगा कि बहुत सारे मतलब प्रावधानों को भारत के किस संवैधानिक अधिनियम से मतलब उसी तरीके से ले लिया गया, तब आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के गठन तक यही अधिनियम लागू रहा। अब देखिए जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, आप देखेंगे तब तक ना मतलब एक प्रकार से संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक यही कानून ना भारत में लागू रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग जब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए, तो अब हम लोग इसके कुछ लिमिटेशन को देखेंगे, इसके सीमाएं को देखेंगे, इस अधिनियम का मतलब सीमाएं क्या थी। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, केंद्र में वास्तविक सत्ता ब्रिटिश वायसराय और भारत सचिव के हाथ में ही रही। अर्थात आप इसको ऐसे समझिए, केंद्र में सारी शक्तियां किसके पास थी, वायसराय के पास, और ब्रिटिश सचिव के हाथों में थी। मतलब 2 लोग, एक वायसराय और ब्रिटिश भारत सचिव। अर्थात आप देखेंगे भारतीय नेताओं का असर ना बहुत ही कम था, बहुत लिमिट रूप में, यह इसकी एक सीमा थी। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय व्यवस्था सिर्फ कागज पर थी, क्योंकि देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। अर्थात जब देसी रियासतों ने इस व्यवस्था में भाग लेने से इनकार कर दिया, तब देखेंगे कि इसीलिए संघीय सरकार का जो ढांचा था वो यथार्थ स्तर पर नहीं आई, सिर्फ किताब के पन्नों में ही सिमट करना रह गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और अधिक संस्थागत और गहरा किया गया। अब देखिए कैसे किया गया, तो आप देखेंगे ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित सभी के लिए अलग अलग चुनाव प्रणाली लागू रहने से क्या हुआ, सांप्रदायिकता को मजबूती मिली। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी ना यह सीमाएं थी ये सब। अब हम लोग इसका इम्पैक्ट को देखेंगे, इस अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ। तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाई, प्रशासन में भारतीय नेतृत्व का आरंभ हुआ। आप देखेंगे 1937 में जो चुनाव हुआ, तो इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि चुनाव होने पर कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकार बनाई और पहली बार भारतीयों ने शासन संचालन शुरू किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में उत्तरदायित्व की भावना और लोकतांत्रिक परिपक्वता को बढ़ावा मिला। अब देखिए अब भारतीयों को सरकार चलाने का ना अनुभव मिला, जिससे आप देखेंगे उत्तरदायित्व की भावना और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो थॉट थी वह मजबूत हुई, इसका यह प्रभाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, यह अधिनियम संविधान सभा की रूपरेखा और प्रारंभिक विचार का आधार बना। अब देखिए कैसे आधार बना, इस बात को आप
ध्यान रखिए। अब देखिएगा, भारतीय नेताओं ने मतलब इस अधिनियम की कमियों से सीखा और संविधान सभा में ना एक बेहतर लोकतांत्रिक ढांचा बनाने का प्रयास किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, हम लोगों ने इसका प्रभाव भी देख लिया। अब हम लोग इनसाइट बॉक्स के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। चलिए, 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का वर्किंग टेम्पलेट था। ये किसने बोला? तो आप कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर। यह फैक्ट लिखकर सीधा आपसे पूछेगा कि 1935 के अधिनियम भारतीय संविधान का वर्किंग टेम्पलेट था, यह किसने बोला? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस बात को याद रखिएगा। इसी तरीके से पंडित नेहरू ने इसे गुलामी का दस्तावेज कहा। किसको? 1935 के अधिनियम को। परंतु यही दस्तावेज आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की नींव का कच्चा नक्शा सिद्ध हुआ। अब देखिए, पूछेगा कि पंडित नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का दस्तावेज कहा था? तो आप कहेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम को। अब देखिए, पंडित नेहरू ने इसे गुलामी का दस्तावेज कहा। क्यों? क्योंकि इसमें असली सत्ता अंग्रेजों के पास थी। लेकिन आप देखेंगे, यहीं से आधुनिक लोकतंत्र का नींव भी रखा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे इस टॉपिक से हम लोग इवनिंग में मतलब ज़्यादा मात्रा में एमसीक्यू करेंगे, बट अभी कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं किस अधिनियम से ली गई? तो आपका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। भारत में संघीय ढांचे की नींव किस अधिनियम से पड़ी? तो आप कहेंगे 1935 का अधिनियम। 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत हुए? तो आप कहेंगे 1935 का अधिनियम। हम लोगों ने 1935 के अधिनियम को देख लिया। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसका उद्देश्य क्या था? चलिए इसके उद्देश्य को पहले देखते हैं। भारत और पाकिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुता प्रदान करना और ब्रिटिश संसद के भारतीय मामलों पर सभी विधायी अधिकार समाप्त करना। अर्थात इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र और प्रभु राष्ट्र बनाना था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश संसद के ना सारे अधिकारों को खत्म कर देना था यहाँ पर। यही इसका उद्देश्य था। अब चलिए इसके प्रमुख प्रावधान को देखते हैं। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। इस बात को बखूबी आप जानते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक भारत संघ और दूसरा पाकिस्तान संघ। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सम्राट का भारत पर प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आप देखेंगे, जो इससे पहले ब्रिटिश सम्राट का जो प्रभुत्व था 1947 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट के भारत पे प्रभुत्व को। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल को संविधान लागू होने तक अंतरिम शासन शक्तियां दी गई। अब इसको ऐसे समझिए, जब तक संविधान लागू नहीं हो तब तक शासन की व्यवस्था बनाए रखना तो जरूरी था। इसीलिए आप देखेंगे ना कि गवर्नर जनरल को अस्थायी शक्तियां दी गई, अस्थायी शक्ति नहीं दी गई, अस्थायी रूप से शक्ति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार सौंपे गए। अब देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, भारत की संविधान सभा को पूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिससे आप देखेंगे वह स्वतंत्र रूप से शासन चला सके। नेक्स्ट पॉइंट, सभी ब्रिटिश अधिनियम और कानून निरस्त कर दिए गए। अब देखिए, ब्रिटेन द्वारा जो मतलब बनाया गया था जो भी कानून, पुराने अधिनियम, वो सब निष्क्रिय कर दिया गया। क्यों? ताकि भारत खुद अपना कानून बना सके। नेक्स्ट पॉइंट, रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। अब देखिए, यह अधिनियम ना आप देखेंगे 565 देशी रियासतों को यह विकल्प दिया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या स्वतंत्र रहिए। कहने का मतलब है कि अब ब्रिटिश सत्ता अब समाप्त हो रही है। लेकिन देखेंगे कुछ रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर कहीं ना कहीं विवाद का कारण बनी। कश्मीर तो अभी भी देखिएगा विवाद का पूरी तरीके से कारण बना हुआ है। अभी तत्काल पहलगाम अटैक से अपना समझ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस मामले पर अभी तक पूरी तरीके से ना विवाद थमा नहीं है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारे देश के लिए चिंता की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम भारतीय कानून था।
वैसे भी आपको पता है कि इसके बाद 1947 के बाद ब्रिटिश जो संप्रभुता थी वो समाप्त हो गई, तो कहीं ना कहीं यह अंतिम ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। देखिए इसको ऐसे पूछता भी है कि भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपका आंसर आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यही घुमा कर थोड़ा सा पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह अधिनियम महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम की कानूनी परिणति था। अब देखिए इस बात को ऐसे समझिए, यह अधिनियम दरअसल आप देखेंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलनों की कहीं ना कहीं आप ना एक प्रकार से लीगल स्वीकृति था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा को संविधान निर्माण, अंगीकरण और कार्यान्वयन का संप्रभु अधिकार मिला। अब देखिए संविधान सभा अब संविधान बनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, इसे लागू करने के लिए पूरी तरीके से ना संप्रभु हो गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोगों ने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लिया। अब इस अधिनियम की ना सीमाएं क्या थी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, विभाजन के दौरान व्यापक हिंसा, विस्थापन और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए भारत पाक विभाजन के दौरान आप देखेंगे बड़े स्तर पे हिंसा हुआ, जनसंहार हुआ। अब देखिएगा बड़े स्तर पे विस्थापन हुआ, और आप जब देखेंगे और इसको जब समझेंगे तो लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए। लाखों लोगों की मतलब ऐसी समस्या हुई जो अभी तक भी उनके दिलों में ना बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, रियासतों की स्वतंत्रता ने क्षेत्रीय असंतुलन और विवाद को जन्म दिया। अब देखिए कैसे, अब देखिएगा ना कुछ रियासतें ने स्वतंत्र होने रहने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक विवाद पैदा हुआ। आप जैसे देख लीजिए कश्मीर के मुद्दे को ही आप देख लीजिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया अत्यंत तेज और अपर्याप्त तैयारी के साथ की गई। आप देखेंगे कि आज़ादी की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि आप प्रशासनिक तैयारी करने का ना टाइम ही नहीं मिला, मतलब प्रशासनिक तैयारी अधूरी रह गई, और इसी का परिणति हुआ ना कि अराजकता और भ्रम फैल गया। अब देखिए यह ना इसकी सीमा थी, जितने भी पॉइंट थे इसकी सीमा थी। वैसे सीमाएं तो बहुत सारा होगी, बट इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। जब मेंस के आंसर में इस तरीके का आएगा तो आप देंगे। हिस्ट्री के सेक्शन में खास करके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब इसका प्रभाव को देखने का काम करते हैं। पहला पॉइंट, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गए। वैसे भी आपको यह पता है कि 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में मतलब एक प्रकार से प्रभुत्व संपन्न बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संविधान सभा पूर्ण रूप से क्रियाशील हुई और संविधान निर्माण प्रारंभ हुआ। अर्थात आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने संगठित रूप से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप देखेंगे इसमें सभी वर्गों की भागीदारी को ना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। आप देखेंगे ना कि इसी संविधान के लागू होने के साथ भारत एक रिपब्लिक राज्य बन गया और ब्रिटिश शासन का यहाँ पर पूरी तरीके से अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन से संबंध केवल भारत का अब राष्ट्रमंडल स्तर तक ही सीमित रह गया। अर्थात अब ब्रिटेन से भारत का संबंध बिल्कुल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस तक ही सीमित रहा। अर्थात अब भारत में ब्रिटेन का मतलब भारत में के शासन के संदर्भ में ब्रिटिश मतलब लोगों का कोई भी दखलंदाजी अब खत्म कर दिया गया। सिर्फ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से ही संबंध सीमित रहा। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइट बॉक्स के अंतर्गत कुछ फैक्ट को देखते हैं। अब देखिए, स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस भले ही ब्रिटिश संसद से मिली, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की असली आज़ादी तो जन आंदोलनों की चेतना, हजारों बलिदानों और संघर्षों से अर्जित हुई थी। इसको ऐसे समझिए, देखिए ब्रिटिश संसद से मिली कानूनी आज़ादी आप देखेंगे एक दस्तावेज मात्र थी, लेकिन असली आज़ादी को आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों की संघर्ष, बलिदान और जन आंदोलनों से मतलब प्राप्त हुई थी। ऐसे नहीं है कि अंग्रेज ने हमें थाली में सजाकर आज़ादी दे दिया था, बल्कि उनको लग गया कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं, रहना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मतलब आज़ादी दी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने कहा था कि अब भारत को आज़ाद रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब देखिए इनकी बातों को थोड़ा ना और विस्तार से देखते हैं।
गांधी जी ने कहा था कि भारत को आज़ाद रखना अब सबसे बड़ी तपस्या होगी, यानी आज़ाद बनाए रखना भी उतना ही कठिन होगा जिसे इसे पाना। कहते हैं ना कि कोई चीज़ मिल जाए तो उसे संभालना उतना ही कठिन होता है जितना उसे मिलना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लिया, तो इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बाकी इवनिंग में विस्तार से हम लोग देखेंगे। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र किस अधिनियम से घोषित किया गया? तो आपका आंसर होगा 1947 का अधिनियम। संविधान सभा को पूर्ण अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुए? तो आपका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 से कौन सा अधिनियम लागू हुआ? तो आप कहेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी बचे हुए अधिनियम थे 1935 और 1947 हम लोगों ने आज कर लिया, अर्थात हमारा संवैधानिक अधिनियम का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग कल प्रस्तावना टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप ऐड हो जाइए, और नेक्स्ट इवनिंग में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।